Hello and welcome to another episode of India Through Judgments. This is a series where we talk about those historic judgments which brought a substantial impact on India post-independence. By now, India had completed 25 years of independence, but still, judiciary and legislature were at a clash. आए दिन हमें इन दोनों ऑर्गन्स का टकराव देखने को मिलता था. कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होता था, पार्लियामेंट उसको ओवरटर्न कर देती थी अमेंडमेंट करके, और बाद में वो अमेंडमेंट फिर से कोर्ट में चैलेंज हो जाता था. So this vicious cycle had no end by then. इस बात पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी कि पार्लियामेंट क्या अमेंड कर सकती है और कितना अमेंड कर सकती है. ये क्लैरिटी हमें मिली इन द हिस्टोरिक केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. After independence, it is probably one of the most important cases in the history of Indian judiciary. After the Golaknath verdict, Parliament brought into 24th Constitutional Amendment Act. गोलकनाथ वर्डिक्ट ये था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का यूज करके इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया. पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच गेव पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज इन ऑर्डर टू इन्फोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39B. अब डीपीएसपी 39B क्या कहता था? डीपीएसपी 39B ये कह रहा था कि स्टेट कैन एक्वायर कॉमन गुड्स लाइक लैंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट. तो पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी को इन्फोर्स कर दिया. ये जो 25(1) था. अब 25(2) ये था कि दिस लॉ और दिस अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 31. तो दो अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेके आई, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब एक तरफ तो ये हो रहा था, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ब्रॉट इन लैंड रिफॉर्म्स एंड दे एक्वायर्ड द लैंड ऑफ एडनीर मठ, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ पंजाब डिड विथ गोलकनाथ ब्रदर्स. और पार्लियामेंट ने बिल्कुल उसी तरीके से केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, जैसे उन्होंने पंजाब लैंड सिक्योरिटी एक्ट को डाला था, by doing 29th Constitutional Amendment Act. Seeing all this, His Holiness Keswananda Bharati approached Supreme Court under Article 32, which gave him the power to approach Supreme Court if his fundamental rights are violated. He said that his fundamental right of property and his fundamental right of freedom of religion are being violated. Keswananda ji argued that freedom guaranteed under the Constitution is there to prevent us from the tyranny of lawmakers. उन्होंने ये भी कहा कि सज्जन सिंह केस 1964 में जस्टिस मुधोलकर ने बेसिक एलिमेंट्स की बात की थी. इट्स हाई टाइम नाउ टू इंप्लीमेंट दोज बेसिक एलिमेंट्स. पार्लियामेंट ऐसे ही सब कुछ अमेंड नहीं कर सकती. While state of Kerala argued that parliament has absolute power to amend the constitution as always. अब इसमें लीगल इश्यूज क्या थे? पहला, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स? दूसरा, Parliament definitely has wide powers to amend the constitution, but is it unlimited? तीसरा, 9th शेड्यूल. ऐसे तो पार्लियामेंट कुछ भी 9th शेड्यूल में डाल देगी, उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो पाएगा, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ही नहीं हो पाएगी. क्या ये सही है? और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, unlike Golaknath case where it said that parliament cannot amend part 3, that is fundamental rights of the constitution. दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 एक्सरसाइजेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड नॉट ऑर्डिनरी पार्ट्स. इन गोलकनाथ केस पार्लियामेंट कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट 368 के अंडर ऑर्डिनरी पार्ट्स को एक्सरसाइज करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को नहीं करती है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. कोर्ट ने यह कहा while parliament has absolute powers to amend the constitution, वो सब कुछ अमेंड कर सकती है सिवाय बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के. बेसिक एलिमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर इज लिटरली द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड. आगे कोर्ट ने यह कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड. जहां पे पार्लियामेंट ने 13 और 368 में चेंज करके गोलकनाथ जजमेंट को ओवरटर्न किया था, दैट इज वैलिड बिकॉज पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने यह कहा कि 25 पार्ट 1 is also valid, which gave parliament the power to enforce DPSP. पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, but 25(2) is not valid. It's unconstitutional.
25(2) में ये कहा गया था कि जो हम लॉज बना रहे हैं डीपीएसपी को लेकर, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय सेइंग दैट इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14-19। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द हाईलाइट ऑफ दिस जजमेंट इज कि कोर्ट ने यह कहा कि लॉज अंडर 9th शेड्यूल is open to judicial scrutiny, is open to judicial review if it violates the basic structure of constitution। अब तक क्या करती थी सरकारें? कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल देती थी, उससे इम्यूनिटी हो जाती थी और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, इसकी कोर्ट ने इंडिकेटिव लिस्ट दी, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी। कोर्ट ने ये कहा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन अ केस बाय केस बेसिस। इस जजमेंट में, इस हिस्टोरिक जजमेंट में कोर्ट ने अपनी क्रिएटिविटी का यूज किया। एक तरफ कोर्ट ने पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर दे दिया टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट व्हिच इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। और ये बेसिक स्ट्रक्चर तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।